हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टूकीवाला ब्रदर्स चैनल। माय नेम इज अब्बास टूकीवाला। मैं आपको इस वीडियो में जो पहला पेपर है डीडी सेट का बेसिक्स ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसका जो फिफ्थ टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है फिजिक्स का, वेव्स, मोशन, अकॉस्टिक्स एंड ऑप्टिक्स, उसके बारे में आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल दूंगा। इसके एमसीक्यूज, उसका आंसर और उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। Okay, now let's start with MCQ. Okay, now start. First question. Law of the reflection states that the angle of the incidence is always the angle of reflection. यानी जो रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन का जो नियम है वो कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी जो आपात होता है उसका एंगल, आपात किरण का, और जो परावर्तित होता है उसके किरण का एंगल, यानी आपात कोण और परावर्तित कोण क्या होंगे? ग्रेटर होंगे, यानी इंसिडेंस एंगल ग्रेटर होगा रिफ्लेक्शन एंगल से, लेजर होगा, इक्वल होगा, या नन ऑफ दिस। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा इक्वल टू, यानी इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल सेम होंगे, यानी आपात कोण और परावर्तित कोण सेम होंगे। बराबर, ये होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसका एक्सप्लेनेशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होंगे, यानी गुजराती में कहते हैं तो आपात कोण અને परावर्तित कोण सेम હોય છે। ओके, नाउ नेक्स्ट। तो देखो यहाँ पे आपको बताया है कि किस तरह से, जैसे कि आपका ए जो है वो इंसिडेंस रे है और बी जो है वो रिफ्लेक्टेड रे है, तो दोनों के एंगल आई और आर दोनों सेम होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द सब्सिक्वेंट ऑप्शन रिप्रेजेंट द मैकेनिकल वेव? इसमें से कौन सा ऑप्शन मैकेनिकल वेव को रिप्रेजेंट करता है? लाइट वेव, एक्सरे वेव, रेडियो वेव या साउंड वेव? तो उसका करेक्ट आंसर आएगा साउंड वेव। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल जो वेव होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आपको एनर्जी थ्रू द मीडियम, या मीडियम थ्रू क्या कर सकते हो, एनर्जी सेंड कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। इसी तरह से साउंड भी क्या होता है, फिजिकल मीडियम, यानी एयर में पास हो सकता है, लिक्विड में भी पास हो सकता है, मेटल में भी पास हो सकता है, यानी साउंड वेव इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव। नाउ नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड, साउंड को जो एब्जॉर्ब करता है उसका कोएफिशिएंट किस में मेजर होता है? WOU, OWU, UOW या WWO? तो आपको अगर उसका फुल फॉर्म पता होगा तो आपको यह आंसर जल्दी आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है OWU, यानी OWU का फुल फॉर्म है ओपन विंडो यूनिट, यानी जो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट होता है वो ओपन विंडो यूनिट में मेजर होता है। ओके, now next, which of the following statement is true for the transverse wave? transverse wave के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? information cannot pass by the transverse wave, oscillation are parallel to the direction of the wave propagation, या oscillation are the perpendicular to the direction of wave propagation, और लास्ट है नन ऑफ दिस। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा ऑसिलेशन आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन, यानी वेव प्रोपगेशन जो डायरेक्शन में होता है उससे लंब डायरेक्शन में वो ऑसिलेट होता है। तो आपको एक फिगर से समझाता हूँ मैं। देखो यहाँ पे जो वेव दिए है वो ट्रांसफर वेव है, तो यहाँ पे ऊपर डायरेक्शन दी है, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, यानी ये वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन है। लेकिन जो ऑसिलेशन होता है, बराबर, ये ऑसिलेट हो रही है वेव्स ऊपर नीचे, वो उससे पैरेलल हो, यानी उससे परपेंडिकुलर हो रही है, लंब हो रही है, गुजराती में कहते हैं। तो नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज एसेंशियल फॉर जनरेशन ऑफ स्टेशनरी वेव? स्टेशनरी वेव को जनरेट करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया जरूरी है? इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, द इंटरफेरेंस ऑफ द वेव्स विद द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव थ्रू द मीडियम, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम फिक्स बाउंड्री, या इंटरफेरेंस ऑफ वेव विद द सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। जो स्टेशनरी वेव का मतलब होता है स्टैंडिंग वेव, यानी नॉट मूविंग वेव। तो नॉट मूविंग वेव कब जनरेट होंगे? जब दो से यानी एक और एक, यानी दो वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड वाले इंटरफियर करेंगे एक दूसरे को, तो वो स्टेशनरी वेव बन जाएंगे। तो उसका करेक्ट आंसर है इंटरफेरेंस ऑफ द वेव विद द सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। बराबर, जो एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूँ कि स्टेशनरी वेव का मतलब होता है नॉट मूविंग वेव, यानी वो रेस्ट में होता है। और वेव कब रेस्ट में आएगा? जब दो वेव सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड
पर ऑपोजिट ओरिएंटेशंस होंगे और एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे यानी मिक्स होंगे, तब वो स्टेशनरी वेव बनता है। यानी दो वेव सेम फ्रीक्वेंसी वाले, सेम वेवलेंथ वाले, सेम एम्पलीट्यूड वाले, बट ऑपोजिट ओरिएंटेशन वाले एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं यानी मिक्स होते हैं, तो वो स्टेशनरी वेव बनता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, द रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज डिस्क्राइब बाय। जो एंगल होता है इंसिडेंस का और रिफ्रैक्शन का, देखो यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन का मतलब गुजराती में कहते हैं उसको वक्रीभवन। तो ये दोनों के जो एंगल है वो किससे डिस्क्राइब हुए हैं, स्नेस लॉ उसको डिस्क्राइब करता है, सेबिन लॉ डिस्क्राइब करता है, लेजर लॉ या कूलम्ब्स लॉ। तो उसका सही आंसर है स्नेस लॉ। किस तरह से, क्योंकि लॉ में क्या करेगा कि व्हेन द लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब आप लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाती है, यानी रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जाती है, तो वो क्या होती है, बैंड हो जाती है। बैंड यानी उसका वक्रीभवन होता है, जो इस तरह से फिगर से बताया है। यानी ये नीचे अलग मीडियम है, ऊपर अलग मीडियम है। N1 जो है वो रिफ्लेक्सिव इंडेक्स है पहले मीडियम की, N2 यानी रिफ्लेक्सिव इंडेक्स है दूसरे मीडियम की, θ1 इंसिडेंस एंगल है और θ2 जो हमारा रिफ्रैक्टिव एंगल है। तो स्नेस लॉ का फॉर्मूला होता है N1 sin θ1 इज इक्वल टू N2 sin θ2। ओके, जो यहाँ पे लिखा भी है मैंने। तो ये हमें जो रिलेशन देता है दोनों के बीच में, तो वो कौन सा लॉ है, स्नेस लॉ। नाउ नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ द होल। अगर होल का वॉल्यूम 8000 मीटर क्यूब है और टोटल एब्जॉर्प्शन आपका 800 मीटर स्क्वायर OWU है, देन रिवर्बेशन टाइम हमें होल का फाइंड करना है। तो 161 सेकंड होगा, 1.061 होगा, 1.61 होगा या 0.161 सेकंड होगा। तो आंसर आएगा 1.61 सेकंड। किस तरह से, तो रिवर्बेशन यानी पड़गो समझाए अपने, तो पड़गो टाइम के भाई। तो उसका फॉर्मूला है RT इज इक्वल टू 0.161 V यानी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय अल्फा S। अल्फा का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट और S का मतलब होता है एरिया ऑफ सरफेस, तो सम ऑफ एरिया ऑफ सरफेस। तो हमें V और अल्फा S दोनों दिए हैं, क्योंकि टोटल एब्जॉर्प्शन दिया है तो अल्फा S कहते हैं उसको, तो 800 और वो दिया है V 8000। तो हमें मल्टीप्लाई करेंगे उसको और डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा 1.61 सेकंड। ओके, नाउ नेक्स्ट, साउंड वेव ऑफ द वेलोसिटी। साउंड वेव की जो वेलोसिटी है 345 मीटर पर सेकंड है और वेवलेंथ दी है 0.5 मीटर पर। तो उसकी फ्रीक्वेंसी, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो 690 हर्ट्ज, 690 किलो हर्ट्ज, 650 हर्ट्ज, पीछे यूनिट देखिए बराबर, डायरेक्ट आप टिक मत कर दीजिए कि ये सही आंसर है, या 650 किलो हर्ट्ज। तो इसका करेक्ट आंसर है 690 हर्ट्ज। किस तरह से, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू C बाय लैम्बडा, हमें पता ही है। तो जहाँ वेलोसिटी C हमें दी है 345 और लैम्बडा दिया है आपको वेवलेंथ 0.5 मीटर, तो हम उसको रखेंगे तो आंसर आएगा 690 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट, ऑल द रेडिएशन इंसिडेंस ऑन द ब्लैक बॉडी गेट्स, कि जितने भी रेडिएशन ब्लैक बॉडी पे होते हैं बराबर, वो क्या होते हैं, रिफ्लेक्टेड होते हैं, रिफ्लेक्टेड होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं और नन। तो इसका आंसर हमें आगे भी पढ़ा है, एब्जॉर्ब होंगे बराबर, एब्जॉर्ब। नाउ नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म फेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेव। वेव के हिसाब से फेज क्या होता है, स्पीड होती है वेव की, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट होता है, यूनिट टाइम, या पोजीशन ऑफ द पॉइंट इन द वेव साइकिल एट द गिवन टाइम, या डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव वेव क्रेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है पोजीशन होती है पॉइंट की इन द वेव साइकिल एट द एक गिवन टाइम। उसका एक्सप्लेनेशन में सभी की डेफिनेशन दी है। जो स्पीड ऑफ वेव को क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव वेव क्रेस्ट को कहते हैं वेवलेंथ बराबर। तो इसलिए इसका आंसर सी आएगा, पोजीशन ऑफ पॉइंट इन द वेव साइकिल एट द गिवन टाइम। नाउ नेक्स्ट, डेज इज द नंबर ऑफ द ऑसिलेशन पर टाइम। देखो अभी तो हमने किया है, वही आ गया, ऑफ साइकिल ऑफ द वेव डेट अकर इन द यूनिट टाइम। एम्पलीट्यूड कहते हैं उसको, वेवलेंथ कहते हैं,
पीरियोडिक टाइम कहते हैं या फ्रीक्वेंसी कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मतलब होता है साइकिल पर सेकंड, यानी कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। ओके, नाउ नेक्स्ट, इन द फॉर्मूला v इज इक्वल टू एन लेमड़ा है, तो लेमड़ा होता है वेवलेंथ और v होती है वेलोसिटी। तो n क्या है? तो n एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है, फेस है या पीरियोडिक टाइम है? तो हमें पता है वो फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको हम n से भी इंडिकेट कर सकते हैं या f से भी इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हेन द रे ऑफ द लाइट, लाइट की जो रे होती है वो रेयर मीडियम में से डेंस मीडियम में जाती है, डेंस में से रेयर मीडियम में, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। तो उसको कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे लाइट की? रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी कहेंगे, पोलराइजेशन प्रॉपर्टी कहेंगे, रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी कहेंगे या डिफ्रैक्शन कहेंगे? तो उसका करेक्ट आंसर है रिफ्रैक्शन, यानी वक्रीभवन। ओके, साउंड वेव आर द टाइप ऑफ द वेव फ्रॉम द फॉलोइंग। साउंड वेव कौन से टाइप का होता है? ट्रांसवर्स वेव होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है या इलेक्ट्रिक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा लॉन्गिट्यूडनल, बराबर, लॉन्गिट्यूडिनल। किस तरह से? क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल जो वेव होते हैं उसमें पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं सेम डायरेक्शन में जहां पे आपका वेव प्रोपोगेट होता है। तो इस तरह से आपका जो प्रोपोगेशन होता है वो कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन से बनता है साउंड का, बराबर। तो इसलिए उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। नाउ नेक्स्ट, इफ टू वेव आर आउट ऑफ फेज, अगर दोनों वेव आउट ऑफ फेज है, बराबर, एक ऊपर है एक नीचे है या एक नीचे एक ऊपर है, तो फेज डिफरेंस कितना मिलेगा हमें? 180 डिग्री मिलेगा, 0 डिग्री मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा या 360? तो उसका करेक्ट आंसर है 180 डिग्री। नाउ नेक्स्ट, अगर दो वेव सेम फेज में हो, इन फेज, देखो यहाँ पढ़ो इन फेज है, तो एंगल कितना होगा? सेम फेज में है, दोनों सेम पॉजिटिव हो रहे हैं, सेम टाइम नेगेटिव भी हो रहा है, तो उसका जो फेस एंगल होगा कितना होगा? फेस डिफरेंस 180 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री या 360 डिग्री? तो उसका करेक्ट आंसर आएगा 0 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन द टू वेव्स आर इन फेज, के दो वेव फेस में है लेकिन इंटरफियर कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिवली, कंस्ट्रक्टिवली मतलब बना रहे हैं, डिस्ट्रक्टिवली मतलब डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे उसको, रेनफोर्समेंट ऑफ एम्पलीट्यूड कहेंगे, स्टैंडिंग वेव कहेंगे या नो इंटरफेरेंस कहेंगे? तो उसका करेक्ट आंसर आएगा रीइंफोर्समेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। रीइंफोर्समेंट का मतलब उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, मजबूत होगा, बराबर, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव है ना और दोनों फेस में है। तो व्हेन टू वेव आर फेज और इंटरफेयर कंस्ट्रक्टली, देन एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव क्या होगा? इंक्रीज भी होगा और रीइंफोर्स भी होगा, मजबूत बनेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, कैपेसिटी टू कलेक्ट द लाइट बाय द ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर की लाइट कलेक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है उसको क्या कहेंगे? एक्सेप्टेंस एंगल कहेंगे, न्यूमेरिकल एपरेचर कहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे? तो उसका करेक्ट आंसर आएगा न्यूमेरिकल एपरेचर, है ना, न्यूमेरिकल एपरेचर। नाउ नेक्स्ट, हाउ डज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेव को रिलेट विथ इट्स एनर्जी, कि किस तरह से आपका वेव का मैग्नीट्यूड एनर्जी के साथ रिलेटेड है? एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, जो मैग्नीट्यूड को हम एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, या एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड, या एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। जो क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड की जगह एम्पलीट्यूड भी कहा हो तो एम्पलीट्यूड भी वही है मैग्नीट्यूड, यानी वेव की जो वैल्यू होती है वो एम्पलीट्यूड। तो एनर्जी अभी क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगी लेकिन स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होगी। इसका करेक्ट आंसर आएगा एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ओके, नाउ नेक्स्ट, द फुल नेम ऑफ लेजर, लेजर का फुल नेम क्या है? Light amplification by stimulated emission of radiation, light amplitude and stimulated emission of radiation, light amplification by the spontaneous emission of radiation, या light amplification by the spontaneous energy of radiation। तो उसका करेक्ट आंसर है light amplification by stimulated emission of radiation। ओके, याद रख लेना ये आंसर। Now next,
हाउ डज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेव को रिलेटेड विद इंटेंसिटी, जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड यानी एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं उसको, वो इंटेंसिटी के साथ किस तरह से रिलेटेड है। इंटेंसिटी आगे हमने पूछा था एनर्जी के साथ, अब यहाँ इंटेंसिटी के साथ। तो इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड से, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड स्क्वायर से, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द एम्पलीट्यूड से, या इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इसका आंसर भी वही आएगा, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, तो इंटेंसिटी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है। ओके, नाउ नेक्स्ट, द फिनोमिनन कॉल्ड मिरैक इज पॉसिबल ड्यू टू द डेस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, कि लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी में ये मिरैक पॉसिबल है। एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो उसका करेक्ट आंसर तो है रिफ्रैक्शन। लेकिन ये मिरैक क्या है और रिफ्रैक्शन क्यों इससे रिलेटेड है? तो मिरैक इल्यूस्ट्रेशन क्रिएट करता है, यानी जब लाइट आपकी रिफ्रैक्ट होती है यानी बैंड होती है, लाइट रे जो आपका बैंड हो जाता है, तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट या कोई ले लो स्काई है, उसके एक छवि यानी एक इल्यूशन इमेज क्रिएट करता है अलग जगह पे, डिस्प्लेसमेंट पे। तो इसलिए वो किसके रिलेटेड है, मिरर किसके साथ रिलेटेड है? मिरर यानी मिरर इमेज, यानी जो ओरिजिनल इमेज है उसकी एक मिरर इमेज बनाएगा मिरर। तो वो किससे रिलेटेड है? रिफ्रैक्शन से, क्योंकि रिफ्रैक्शन होगा तभी वो मिरर इमेज बनेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट, अ वेव डे ट्रैवल कंटिन्यूसली, जो वेव कंटिन्यूसली ट्रैवल करता है थ्रू द मीडियम इन द सेम डायरेक्शन विदाउट चेंज इन द एम्पलीट्यूड, यानी उसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता, उसको क्या कहेंगे, कौन सा वेव कहेंगे? प्रोग्रेसिव वेव, स्टेशनरी वेव, ट्रांसवर्स वेव या लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो हमें पता है ट्रांसफर वेव क्रिस्ट और ठग से बनता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन से बनता है, स्टेशनरी तो नॉट मूविंग वेव है। तो आंसर आएगा प्रोग्रेसिव वेव। इसको हम ट्रैवलिंग वेव कह सकते हैं, वो कंटिन्यूसली ट्रैवल करता है इसलिए। ओके, इस तरह से आप याद रख सकते हो इसको। नाउ नेक्स्ट, हाउ डज द ब्राइटनेस ऑफ द लेजर लाइट कॉन्ट्रास्ट विद द रेगुलर लाइट, रेगुलर लाइट से लेजर लाइट क्यों डिफरेंस है, यानी उसकी ब्राइटनेस क्या है? तो लेजर लाइट ऑलवेज लेस इंटेंस होती है, या ऑलवेज मोर इंटेंस होती है, या इंटेंसिटी लेजर लाइट की इक्वल होती है ऑर्डिनरी लाइट जितनी, या इंटेंसिटी डिपेंडेंट है मीडियम से ये लेजर की। तो आंसर है लेजर लाइट हमेशा क्या होती है? मोर इंटेंस होती है, बराबर। नाउ नेक्स्ट, साउंड वेव हैव द फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, कि अगर कोई साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो तो उसको कौन सा साउंड कहेंगे? ऑडिएबल साउंड कहेंगे, इंफ्रासोनिक कहेंगे, अल्ट्रासोनिक कहेंगे या सुपरसोनिक कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे इंफ्रासोनिक। जो उसमें सभी की डेफिनेशन मैंने दी है कि जो ऑडिबल साउंड होता है, जो हम सुन सकते हैं, तो उसकी रेंज होती है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। जो इंफ्रासोनिक है उसकी होती है 20 हर्ट्ज से बिलो, अल्ट्रासोनिक या सुपरसोनिक की अबाव होती है 20 किलो हर्ट्ज, बराबर। ओके, तो इस तरह से आप याद रखोगे तो समझ में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, व्हेन टू वेव्स आर आउट ऑफ फेज, जो दोनों वेव आउट ऑफ फेज है, सामने है एक ऑपोजिट डायरेक्शन में, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, रीइंफोर्समेंट ऑफ एम्पलीट्यूड होगा, डिक्रीज होगा एम्पलीट्यूड, या नन ऑफ दिस। तो जो अगर दोनों वेव ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी आउट ऑफ फेस है, सामने है और डिस्ट्रक्टिव है दोनों नेचर में, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे से फाइट करेंगे, यानी दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा, तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डिक्रीज द एम्पलीट्यूड। ओके, नाउ नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव आपको दी है 100 हर्ट्ज, तो पीरियोडिक टाइम क्या मिलेगा? ये भी ज़्यादातर पूछते हैं, 100 सेकंड, 1 सेकंड, 10 सेकंड या 0.01 सेकंड। तो आंसर आएगा 0.01 सेकंड। किस तरह से? तो पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला T इज इक्वल टू 1/f, f यानी फ्रीक्वेंसी, तो 1/100 तो 0.01 सेकंड। नाउ नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड 512 हर्ट्ज है और उसकी वेलोसिटी एयर में है 330 मीटर पर सेकंड, तो उसकी वेवलेंथ फाइंड करो। तो 0.6445 मीटर, 0.8454 मीटर, 0.6045 मीटर या 0.9353 मीटर्स। तो उसका करेक्ट आंसर है 0.6445 मीटर। किस तरह से? तो फ्रीक्वेंसी f का फॉर्मूला लगाओ c/λ, जहाँ वेलोसिटी
दी है हमें सी 330 मीटर पर सेकंड और फ्रीक्वेंसी एफ दी है हमें 512। तो हमें लेमड़ा फाइंड करना है क्योंकि यहाँ पे वेवलेट फाइंड करना है। तो एफ का फॉर्मूला सी बाई लेमड़ा है, तो लेमड़ा का फॉर्मूला हो जाएगा सी बाई एफ, यानी वैल्यू रखोगे 330 बाई 512 तो 0.6445 मीटर आपको लेमड़ा मिलेगा वेवलेंथ। ओके, नाउ नेक्स्ट, What the distinguish the mechanical wave from the electromagnetic wave? Mechanical wave और electromagnetic wave को कौन distinguish अलग करता है? Both require the medium for propagation. Mechanical wave require the medium, while electromagnetic wave does not. Electromagnetic wave require medium, while mechanical wave does not. And both does not require the medium for propagation. तो उसका करेक्ट आंसर आएगा क्योंकि मैकेनिकल वेव को मीडियम चाहिए प्रोपोगेट होने के लिए, जरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को नहीं चाहिए, बराबर। तो मैग्नेटिक वेव रिक्वायर द मीडियम व्हाइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट, अ बॉडी इज प्रोड्यूस, कि बॉडी प्रोड्यूस करेगी साउंड कब? सर्कुलर मोशन में होगी तब, वाइब्रेशन में होगी तब, लीनियर मोशन में होगी तब, या टेंजेंशियल मोशन में होगी तब। तो जब बॉडी वाइब्रेट करेगी तब वो साउंड प्रोड्यूस करेगी, तो वाइब्रेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट, अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होता है आर फॉर द ह्यूमन, ह्यूमन के लिए वो सुनाई दे सकता है या नहीं, यानी परमेबल होता है, इनऑडिबल होता है, ऑडिबल होता है या विजिबल होता है। तो अल्ट्रासोनिक वेव हम सुन नहीं सकते यानी इनऑडिबल होता है। ओके, now next, what is the term as the persistence of sound even after the source of the sound has stopped producing the sound? कि जब आपका जो सोर्स है जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो साउंड प्रोड्यूस करना बंद कर दे तब भी आपको साउंड सुनाई दे, उसको क्या कहते हैं? ऑकोस्टिक रिवर्बरेशन, टाइम रिवर्बरेशन, इको रिवर्बरेशन या ऑडियो रिवर्बरेशन कहेंगे, तो उसको कहेंगे ऑकोस्टिक रिवर्बरेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट, the time for the acoustic intensity to decrease by the factor of the 1 million, जो acoustic intensity होती है साउंड की उसको डिक्रीज करना है 1 मिलियन फैक्टर से, तो वो टाइम को क्या कहेंगे? acoustic रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन टाइम, इको रिवर्बरेशन या ऑडियो एम्पलीफायर। तो इसका आंसर आएगा रिवर्बरेशन टाइम, बराबर। इफ द डिजायर रिवर्बरेशन टाइम इन द क्लासरूम, अगर क्लासरूम में रिवर्बरेशन टाइम आपको 0.8 सेकंड है और क्लासरूम का डायमेंशन है 6/10/3 मीटर और इसको यूज द 45 मीटर स्क्वायर एब्जॉर्बिंग मटेरियल आप यूज कर रहे हो सीलिंग में, तो व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट? 0.6 आएगा, 0.45 आएगा, 0.8 आएगा या 0.25 आएगा? तो उसका करेक्ट आंसर है 0.8। किस तरह से? तो रिवर्बरेशन टाइम का फॉर्मूला हमारे पास है RT इज इक्वल टू 0.161 V डिवाइडेड बाय अल्फा एस। यहाँ पे RT दिया है आपको 0.8, बराबर, RT दिया है 0.8 सेकंड, V दिया है वॉल्यूम यानी 6 × 10 × 3 यानी 180 हो गया, और S दिया है आपको 45, तो आपको अल्फा फाइंड करना है यानी एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। तो RT का जो फॉर्मूला है उसको अल्फा में कन्वर्ट करते हैं, तो अल्फा का फॉर्मूला बनेगा 0.161 V डिवाइडेड बाय RT इंटू S। अगर उसमें आप वैल्यू रखोगे, V की वैल्यू रखो, RT की वैल्यू रखो, S की वैल्यू रखो, बराबर, और आंसर लाओगे तो 0.8 मिलेगा। तो ये आपका क्या आएगा? एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू मिलेगी, बराबर। इसका यूनिट हमें पता है OWU, ओपन विंडो यूनिट। ओके, ऑल ऑफ यू, आपको समझ में आ गया होगा सभी क्वेश्चंस। ओके, नाउ हाय फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो आपको? बहुत अच्छा लगा होगा, सारे समझ में आ गए होंगे सारे MCQs। कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए और अपने लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। ओके, बाय।